हेलो एवरीवन। आज हम आर्थिक भूगोल में परिवहन एवं संचार के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर का फोकस रहेगा परिवहन। उसमें भी हम सिर्फ सड़कों के बारे में और रेल मार्गों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो परिवहन एवं संचार की बढ़ती सार्थकता। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, आर्थिक भूगोल में हमारा फोकस रहा है प्राकृतिक संसाधनों पे। अब प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनका उपयोग मनुष्य के लिए तभी संभव है जब कच्चे माल को उत्पादन केंद्रों तक आप पहुंचा पाएं। उत्पादन केंद्र से आप बना हुआ माल उपभोग के क्षेत्रों से जोड़ सकें। इन सब चीज़ों के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है 3 चीज़ों की: परिवहन, संचार और व्यापार। इसमें हम सिर्फ परिवहन और संचार के बारे में ही फोकस कर रहे हैं। जो व्यापार का चैप्टर है वो आपका अलग से है। तो हम आगे अगर बात करें, परिवहन का अर्थ व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान वहन करने की सेवा अथवा व्यवस्था को परिवहन कहा जाता है। ये जो परिभाषा है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आगे हम अगर बात करें तो परिवहन का कार्य मनुष्य तथा पशु बोझा ढोकर विभिन्न प्रकार के यंत्रों, गाड़ियों, संगठनों के माध्यम से करते हैं। ये जो संगठन और संस्थाएं हैं वो परिवहन मार्गों के निर्माण, रख रखाव, वहन के लिए प्रयोग की जाने वाली अलग अलग गाड़ियों के रख रखाव, लदान, इन सब का निपटान करती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग यानी कि ऑर्गेनाइज सर्विस इंडस्ट्री है। आगे आप देखेंगे, ये देखिए परिवहन की विधाएं। तो अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। स्थल परिवहन, जो कि आगे हम इनको डिवाइड करते हैं सड़क और रेल मार्ग में। फिर जल परिवहन, वायु परिवहन, इनमें भी आपके आगे आ जाती हैं नहरें, नदियां, समुद्र। तो नहरें, नदियां, समुद्र ये आपके जल परिवहन के आगे डिविजन्स हैं। फिर आ जाता है वायु परिवहन और अलग से फिर पाइपलाइनें। इन सभी का उपयोग इंटर रीजनली भी होता है और इंट्रा रीजनली भी होता है, यानी कि अलग अलग प्रदेशों के बीच में भी होता है और एक ही प्रदेश के अंदर भी होता है। आगे हम बात करते हैं परिवहन का चयन कैसे करें। हम किस तरह से देख सकते हैं कि कौन सी सेवा या कौन से माध्यम का उपयोग किस जगह पर बेटर है। तो अगर आप देखें, स्थूल तथा भारी भरकम अगर सामान हो, सबसे बढ़िया उसके लिए परिवहन रहेगा जल मार्गों द्वारा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये माध्यम सबसे सस्ता पड़ता है जब आपने भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे करना हो। अगर आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायुओं का परिवहन, वस्तुओं का परिवहन करना हो तो समुद्र के जहाज़ों के द्वारा किया जाता है। अगर छोटी दूरियों पे ही आपने सामान या खुद आना जाना करना है तो सड़क परिवहन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। लेकिन अगर आपने स्थूल सामान देश के दूर किसी स्थान पे ले जाना है तो सबसे अच्छा हम साधन मानते हैं रेल मार्ग को। अब अगर उच्च मूल्य वाली कोई महंगी, हल्की या नाशवान, जिस चीज़ को जल्दी नष्ट हो जाती है, ऐसी कोई वस्तु को आपने इधर उधर ले जाना है तो उसके लिए हम वायुयान का उपयोग करते हैं। आखिरी में पाइपलाइन आ गई, जो कि तरल तथा गैसीय पदार्थों को परिवहन करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं स्थल परिवहन के बारे में। स्थल परिवहन जो है ये सबसे पुराना परिवहन का तरीका है।
जैसे कि आपने खुद भी देखा होगा, पगडंडियाँ, कच्चे मार्ग, इन चीज़ों का इस्तेमाल आदिकाल से होता आ रहा है। पहले मनुष्य खुद भी अपने सिर पे बोझा उठाते थे, आज भी उठाते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं, मनुष्य बोझा उठाकर चले हुए हैं। साथ में हम बोझा ढोने वाले पशुओं का भी उपयोग करते हैं। इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं पैक एनिमल्स। पैक एनिमल्स में आप सोच सकते हैं कितनी तरह के जानवर हैं। आपने खुद भी देखे होंगे, भारत में बैलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप राजस्थान की बात करें, मरुस्थल, वहाँ पर ऊँटों का प्रयोग होता है। अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, वहाँ खच्चरों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। घोड़ों का फिर उपयोग होता है। बाहर के देशों में स्लेज को खींचने के लिए कुत्तों का भी उपयोग होता है। और रेनडियर, ये भी एक तरह का जानवर है, इसका भी उपयोग होता है। मनुष्य फिर स्थल परिवहन में खुद भी करता है, जैसे कि कुल्ली हो गया। कोलकाता में हाथ की रिक्शा बहुत फेमस है। रेड़ी खींचते हुए आपने ज़रूर लोगों को देखा होगा, रिक्शा चलाते हुए देखा होगा। अगर हम आगे बढ़ें तो चक्के के आविष्कार यानी कि व्हील के आविष्कार के बाद इन मार्गों पर बैल, ऊंट व घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले जो कार्ट्स हैं, ये बढ़ने लग गए। तो ये एक स्थल परिवहन में काफ़ी ज़्यादा क्रांति लेके आए थे। उसके बाद अगली क्रांति स्थल परिवहन में 18वीं शताब्दी में आई, जब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। 19वीं शताब्दी में रेल मार्ग परिवहन बहुत ही लोकप्रिय और तीव्र प्रकार का बन गया। इस टाइम पे बहुत से लोग रेल मार्ग का उपयोग करने लग गए। अगली क्रांति जो आई वो आई इंटरनल कंबस्शन इंजन के रूप में। इसके साथ आते ही आविष्कार और परिवहन प्रौद्योगिकी का विकास होने लग गया और छोटे बड़े नए नए सक्षम वाहनों जैसे कार, ट्रक, बस, टेम्पू, इन सभी का निर्माण हुआ। साथ ही क्या क्रांति आ गई? पक्की सड़कें आ गई, महामार्ग आ गए, एक्सप्रेस वे आ गए और अब तो फ्लाईओवर भी आ गए हैं। ये देखिए तस्वीर, इसमें आप अलग अलग प्रकार के बोझा ढोने वाले पशुओं को देख सकते हैं। खच्चर, ऊंट, बैल, झोटा, घोड़ा, ये सभी क्या हैं? अंग्रेजी में हम इन्हें क्या कहते हैं? पैक एनिमल्स। अब आ जाते हैं हम स्थल परिवहन के साथ सड़कों पे। अगर आपसे पूछा जाए कि परिवहन का सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला कौन सा साधन है, तो वो है सड़कें। स्थल यातायात में सड़कों का जो महत्व है वो इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं। अगर आपने छोटी दूरी के लिए कहीं जाना है तो सबसे ज़्यादा लाभदायक आपको सड़क ही पड़ती है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से सबसे कम खर्चा सड़क परिवहन में ही आता है। सड़क परिवहन जो है वो रेल मार्ग, जहाज, वायु परिवहन, इन सभी का पूरक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रेल, जहाज, विमान, ये सब किसी सीमित स्थान पर ही अपने माल और सवारी को उतार देते हैं। अगर आप वायु परिवहन का उपयोग कर रहे हो तो एयरपोर्ट में आके रुक जाओगे। अगर आप ट्रेन से जर्नी कर रहे हो तो आप रेलवे स्टेशन पर आके रुक जाओगे। उससे आगे जब आपने अपने घर जाना है, गांव जाना है, नगर जाना है या किसी बाजार में जाना है, तो सड़क ही है जो इन साधनों को आपस में जोड़ती है। इसी कारण हम इन्हें बाकी परिवहनों का पूरक कहते हैं। अगर आपने किसी दुर्गम क्षेत्र में जाना है तो ज़्यादातर वहां पर पहुंचने की सुविधा आपको सड़कों के माध्यम से ही होगी। कृषि और ग्रामीण विकास में सड़कों का योगदान सर्वोपरि है। गांव में अगर कृषि यंत्र पहुंचाने हैं, खाद पहुंचानी है, कोई भी इस तरह की चीज पहुंचानी है, तो ज्यादा से ज्यादा सड़क का ही उपयोग किया जाता है। फिर और भी बहुत से उपयोग हैं। सड़कों द्वारा उद्योगों के लिए कच्चा माल पहुंचाया जाता है। वहां से जो निर्मित माल होता है उद्योग से बाजार तक पहुंचाया जाता है।
अगर कोई शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है, जिन्हें हम अंग्रेजी में पेरिशेबल गुड्स कहते हैं, उनको सड़क के माध्यम से पहुंचाया जाता है। अब अगर कहीं पर कोई आपदा आ गई, सूखा, बाढ़, ऐसी कोई आपदा आ गई, तो अंदरूनी भागों तक भी अगर सहायता पहुंचानी हो तो सड़क का ही उपयोग किया जाता है। अगर सीमावर्ती बॉर्डर एरियाज जो हैं हमारे, जहां पर हमारे सेना के जवान हमेशा तैनात रहते हैं, उन तक भी जो भी चीज़ पहुंचानी है तो सबसे ज़्यादा उपयोग में सड़कें ही आती हैं। फिर सड़क यात्रा सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि आप कहीं पर भी रुककर सवारी को उतार सकते हो, चढ़ा सकते हो। ये आपने खुद भी देखा ही होगा, अगर आप बसेस में ट्रैवल करते हो, कार में ट्रैवल करते हो, तो सवारी को उतारना चढ़ाना सड़कों में बहुत आसान है। ये आप जहाज या वायु परिवहन में नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें, जो कि आपका खुद का विषय है, सड़कें और भौगोलिक दिशाएं, तो सड़कें आपको पता है कच्ची भी होती हैं और पक्की भी। अब ऐसा क्यों है? कच्ची सड़क को बनाना बहुत ही आसान है और सस्ता भी पड़ता है, पर इसका एक नुकसान भी है। कच्ची सड़क को आप हर ऋतु में तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर ज़्यादा बारिश आ गई वर्षा ऋतु में तो क्या होगा? कच्ची सड़क में आपके जो भारी वाहन है वो धंसने लग जाएंगे। अब पक्की सड़क जो है उसको बनाने में खर्चा ज़रूर ज़्यादा आता है, समय भी ज़्यादा लगता है, पर ज़्यादातर आप इनको हर ऋतु में इनका उपयोग कर सकते हो। हाँ, अगर अत्यधिक भारी वर्षा आ जाए या बाढ़ ही आ जाए तो पक्की सड़क भी टूट जाती है। ऐसे हालात में फिर हम क्या करते हैं? रेलवे परिवहन या किसी और तरह का प्रयोग करते हैं। अब आगे आ जाओ गुणवत्ता में अंतर। तो आधुनिक सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर भारी खर्चा आता है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, पर इसी के साथ अगर आप विकसित देशों में देखो, उनकी सड़कें बहुत बढ़िया होती हैं। जैसे जर्मनी की सड़कें बहुत ज़्यादा फेमस है, अमेरिका की सड़कें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। विकासशील देशों में थोड़ा सा अंतर रहा है। आज हमारे भारत की आप सड़कें देखो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बनती जा रही हैं। अब अगर हम आ जाएं असमान वितरण के ऊपर, विश्व में अगर हम सड़क तंत्र को देखें तो इसका विकास भली प्रकार से विकसित नहीं हो पाया है। सड़कों में बहुत ही असमानता है। अगर ये ज़्यादा विकसित हैं तो वो कुछ कुछ देशों में या कुछ कुछ प्रदेशों में, कुछ कुछ जगहों में ज़्यादा हैं, कुछ कुछ जगहों पे बहुत ही खराब स्थिति है। पूरे विश्व में जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ पर सर्वाधिक सड़क घनत्व है और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पाई जाती है। तो इसी के साथ हम यातायात प्रवाह की भी बात कर लेते हैं। यातायात प्रवाह में क्या होता है कि कुछ वर्षों में हमने देखा है ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। यातायात बहुत बढ़ गया है, गाड़ियाँ बहुत बढ़ गई हैं, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, सड़कों का उतना ज़्यादा नहीं बढ़िया बन पाई हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक जैम लग जाता है और जिसमें आपका बहुत सा समय और बहुत सा आर्थिक नुकसान होता है। आइए अब पढ़ते हैं हम महामार्ग यानी कि हाईवेज के बारे में। अब महामार्ग होते क्या हैं? महामार्ग वे पक्की सड़कें हैं जो दूरस्थ स्थानों को मिलाती हैं। इन पर यातायात का आवागमन बिना किसी रुकावट के हो सके, इसी मकसद से इनको बनाया जाता है। ये 80 मीटर चौड़ी समतल सड़कें होती हैं जिन पर अलग अलग यातायात, लेन, पुल, अंडरपास, फ्लाईओवर, ये सब सुविधा होती है। महामार्ग बड़े बड़े नगरों को आपस में जोड़ते हैं और अनेक राज्यों से गुजरते हैं। अगर हम विकसित देशों की बात करें तो वहां तो हर नगर को ही महामार्ग से जोड़ा हुआ है। आइए अब महामार्गों का विश्व वितरण जान लें।
उत्तरी अमेरिका सबसे पहले, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था, इस महाद्वीप में विश्व में सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है सड़कों का और महामार्गों का भी। अगर हम बात करें लेंथ की, तो यूएसए में 60 लाख किलोमीटर लंबे महामार्ग हैं। अब आ जाइए यूरोप में। यहां पर भी जैसा कि आपको पता ही है, ज्यादातर देश विकसित देश हैं। सबसे ज्यादा बढ़िया महामार्ग पाए जाते हैं ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में। आगे बात करते हैं रूस की। तो रूस में जो इसकी कैपिटल है मॉस्को, वहां पर आकर अनेक महामार्ग मिलते हैं। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण महामार्ग है मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक। आगे हम बात करते हैं चीन। तो ये एक देश है जहां पर फिर से महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़े हुए क्रिसक्रॉस करते रहते हैं। यहां पर भी बहुत से महामार्ग हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ की काफ़ी राजधानियाँ जो अलग अलग राज्यों की है, वो भी आपस में जोड़ी जा चुकी हैं। अब आ जाइए भारत पे। तो भारत में 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी लंबाई तकरीबन 70,550 किलोमीटर है। और ये हमारे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ते हैं। ये महामार्ग हमारे देश में सड़कों का 2% है, लेकिन सड़क परिवहन का 40% जो यातायात होता है भारत में, वो महामार्गों पे होता है। आगे अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की, यहां पर जो मुख्य महामार्ग हैं वो तटीय भागों में हैं। आपको जैसा पता ही है, ऑस्ट्रेलिया खुद एक आइलैंड है, तो तटीय जो इसके भाग हैं वहां पर काफी प्रमुख इसके शहर हैं जिनको महामार्ग आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पर पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, जो कि डार्विन को एलिस स्प्रिंग से और टेनेंट क्रीक से जोड़ता है। ये एक बहुत ही फेमस महामार्ग है ट्रांस कैनेडियन हाईवे या ट्रांस कैनेडियन महामार्ग। ये उत्तरी अमेरिका में है और ये आप देखिए मैप में, पूर्व में अटलांटिक महासागर के तट पर जो स्थित है सेंट जॉन नगर, उसको जोड़ता है प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर नगर से। अब हम आगे बढ़ते हैं रेल मार्ग। अब जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, सड़क जो है उनका प्रयोग हजारों वर्षों से मनुष्य करता आया है, चाहे वो पहले पगडंडियों के रूप में थी, कच्ची सड़कें, आज पक्की सड़कें, हाईवेज, फ्लाईओवर्स। रेल मार्ग जो है इसका इतिहास मात्र 169 ईयर्स है। तो सोचिए कितना ज्यादा, एक तरह से सड़कों से अगर हम कंपेयर करें तो रेल मार्ग आज भी बिल्कुल नए ही हैं। अब इनका जो जन्म है, सबसे पहले स्टीम इंजन जो 1779 में बना था उसके साथ हुआ था, और जो पहली रेलगाड़ी थी वो सन 1825 में उत्तरी इंग्लैंड में चलाई गई थी। तो जो रेल मार्ग हैं, रेलवे हैं, उनका जन्म यूरोप में हुआ था जब यहां पर औद्योगिक क्रांति आई थी। उसके बाद औद्योगिक क्रांति में आने के बाद जब रेल व्यवस्था आई, तो रेल व्यवस्था होने के बाद और ज्यादा औद्योगिकरण में तीव्रता भी आई। आइए अब जानते हैं हम रेल मार्गों का महत्व। जो रेल परिवहन है वो संसार के आर्थिक विकास में अकेला सबसे शक्तिशाली कारक सिद्ध हुआ है। इसके थ्रू ही सबसे ज्यादा विभिन्न उत्पाद, सवारियां, डाक ले जाई जाती हैं। फिर जो रेल स्थल है वो अत्यंत तीव्र गति वाला परिवहन का साधन है। कुछ ट्रेन्स आपने देखा ही होगा बहुत ही तेज चलती हैं, हाँ कुछ ट्रेन्स बहुत धीरे भी चलती हैं। फिर आगे चलें तो कई गुना अधिक भार ढोने की क्षमता रखते हैं रेल।
दूर दूर तक आप भारी से भारी और सस्ती वस्तुओं को ले जा सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा दूरी तय करनी है, अगर आपने भारत के समझ लो एक किनारे से दूसरे छोर तक जाना है, तो सबसे उपयुक्त, सबसे सुविधाजनक और सबसे सस्ता आपको रेल मार्ग ही पड़ेगा। आइए अब हम बात करते हैं रेल मार्गों के विश्व वितरण के बारे में। तो जो रेल मार्ग है, इनका सबसे सघन जाल यूरोप में है, पर इनका सबसे सर्वाधिक विस्तृत जाल उत्तरी अमेरिका में है। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण रेल केंद्रों की, तो वे हैं लंदन, पेरिस, मिलान, बर्लिन, वॉर्सो, ब्रुसेल्स, ग्लासगो और बहुत से और। ये जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, यूरो टनल, इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित सुरंग मार्ग, ये लंदन से पेरिस तक ट्रेन से जोड़ता है। इसको आज की एक्सरसाइज समझना, जरूर गूगल करके देखना यूरो टनल ग्रुप के बारे में। अब जब रेल मार्ग की बात हो रही है, तो जान ले हम रेलवे गेज क्या होती है। अगर दो रेल पटरियों के बीच की दूरी आप जानना चाहते हैं, तो हम उसे रेलवे गेज कहते हैं। हर देश में ये अलग अलग होती है और मोटे तौर पर आप इनको, जो नीचे लिखी गई हैं, इनमें डिवाइड कर सकते हैं। तो बड़ी लाइन, जिसको हम अंग्रेजी में ब्रॉड गेज कहते हैं, ये 1.5 मीटर से अधिक होती है, यानी कि दो रेल पटरियों के बीच में 1.5 मीटर की दूरी होगी। आगे है स्टैंडर्ड लाइन या स्टैंडर्ड गेज, इनमें 1.44 मीटर की दूरी होगी। मीटर लाइन सबसे आसान याद रखना, 1 मीटर की दो रेल पटरियों के बीच में जब दूरी हो तो उसे हम मीटर गेज कहते हैं। और फिर छोटी लाइनें यानी कि स्मॉलर गेजेस, जो 1 मीटर से कम स्टैंडर्ड हो, उनको हम छोटी लाइनें कहते हैं और इनका ब्रिटेन में काफी प्रयोग किया जाता है। अगर कभी आपको मौका मिले, तो आपको पता है इस रेलवे लाइन पे आपको कितना टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक पहुंचने के लिए आपको 7 दिन लग जाएंगे इस पूरी यात्रा में। और इस रेल मार्ग को एक करिश्मा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये तटों, मैदानों, दलदलों, मरुस्थलों, वनों, पठारों और पर्वत, ये सारा पार करते हुए इतनी दूरी के साथ दो जगहों को आपस में जोड़ता है। आइए अब हम जानते हैं पार कैनेडियन रेल मार्ग के बारे में। ये रेल मार्ग कनाडा के पूर्व में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित सेंट जॉन व हैलिफैक्स बंदरगाहों को पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर बंदरगाह से मिलाता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इसका अगर आप लेंथ जानना चाहें तो 7050 किलोमीटर, उसी के बाद कारण इसको बनाया गया। ये देखिए नक्शा, इसमें आप देख सकते हैं वैंकूवर से हैलिफैक्स तक जोड़ने वाला पार कैनेडियन रेल मार्ग। आगे बढ़ते हैं तो तीसरा हमारा जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये जो है पूर्व तट पर ऑस्ट्रेलिया के स्थित सिडनी को पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ नगर से मिलाता है। पर्थ से आरंभ होकर ये मार्ग कालगूली, कूलगार्डी, एडिलेड, मेलबर्न, कैनबरा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शहर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके थ्रू जाता हुआ सिडनी तक आता है। तो इस मार्ग की प्रमुख दिक्कत क्या है कि भिन्न भिन्न गेज की, जो हमने अभी पढ़ी थी रेलवे गेज, उसकी अलग अलग लाइनें हैं। इस वजह से होता क्या है कि जब एक गेज से दूसरे गेज पर सामान उतारना चढ़ाना पड़ता है, तो उसमें समय और श्रम की काफी हानि होती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं पर्थ से मेलबर्न तक
सिडनी, ये आपका रेलवे मार्ग है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने परिवहन की परिभाषा पढ़ी, उसकी हमने अलग अलग विधाएं पढ़ी। फिर हमने स्थल परिवहन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सड़कों के बारे में पढ़ा, हमने महामार्ग यानी कि हाईवेज के बारे में पढ़ा, और हमने रेलवेज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने अलग से ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज या महाद्वीपीय रेल मार्गों के बारे में पढ़ा। इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।